हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सांद्रता के साथ चालकता एवं मूलक चालकता में परिवर्तन। सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन, और इसका इंग्लिश पहले लिख दिया गया है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब हमें यहां देखना है, यहां जैसा कि बोला वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, मतलब ये कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं उसके अगर कंसंट्रेशन में परिवर्तन किया जाए, चेंज किया जाए, तो फिर मोलर कंडक्टिविटी अर्थात मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होगा। एक बात आपको बता दूं कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। इट मीन्स कि जो विद्युत अपघट्य विलयनों में विद्युत को चालन जो होता है विद्युत का, वह आयनों के गति के कारण होता है। अर्थात आयनों की संख्या यदि बढ़ती है तो मोलर चालकता का मान बढ़ना चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के डिफरेंस में पहले हम बात करेंगे। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट या इसको हिंदी में बोलेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल इसका हो सकता है HCl, KCl, NaCl। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं या उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वह कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब है कि KCl अगर एग्जाम्पल में लूं तो यह कंप्लीट रूप से केटायन और एनायन में चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ KCl के रूप में कुछ रह नहीं जाएगा। सॉल्यूशन में टोटल क्या होंगे? वो होंगे केटायंस और एनायंस। यहाँ पर केटायंस क्या है? पोटेशियम है। एनायंस क्या है? क्लोरीन है। तो अब हमें ये देखना है कि इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर सॉल्यूशन तैयार किया गया है तो उस सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसमें उसके अगर कंसंट्रेशन में हम चेंजेस लाते हैं, वेरिएशन करते हैं, तो फिर उसमें मोलर कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लेट्स सी, आप एक बात जानते हैं
कि अभी मैंने बताया कि आयनों के गति के कारण, जो ये आयन्स हैं, जो इनके गति के कारण मोलर चालकता बढ़ती है। तो और इनके आयनों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तब भी मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि अधिक से अधिक जब ये हो जाएंगे कौन, केटायंस और एनायंस, तो इनकी गति तेज होगी। जब गति तेज होगी तो इलेक्ट्रिक का फ्लो भी ज्यादा होगा, अर्थात मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। फाइनल। अब आ जाइए यहां, अगर हम मोलर कंसंट्रेशन को, ये इसके कंसंट्रेशन को घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। वो कैसे घटा सकते हैं, जैसे कि कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के पर क्यूबिक सेंटीमीटर में जितने आयंस हैं वो डिटरमिन करते हैं के की वैल्यू। और यदि हम उस सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते जाएं, क्या करते जाएं, वाटर ऐड करते जाएं, तो पर क्यूबिक एरिया ऑफ द सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयंस विल डिक्रीज, मींस कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो उस हिसाब से के भी डिक्रीज करेगा, और के डिक्रीज करेगा तो वहां मोलर चालकता क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक इसका उल्टा होता। कारण बताता हूं, जैसे आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, अर्थात उसमें वाटर ऐड ऑन करते गए, वाटर बढ़ाते गए, तो डाइल्यूशन बढ़ने पर क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। और जो कंसंट्रेशन है वो क्या करेगा, वो कंसंट्रेशन घटेगा। तो आप कहोगे सर कंसंट्रेशन अगर घट रहा है तो के की वैल्यू घट गई, तो के की वैल्यू घटे तो मोलर कंडक्टिविटी है इसको भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इसके रिस्पेक्ट में कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये कई गुना ज्यादा बढ़ने का मतलब क्या हो गया, यहां पर कहीं वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा कैसे। अब आपको मैं बताता हूं, आपको मालूम है कि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब यदि उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये इंक्रीज करता जाए, ये वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, m की वैल्यू, मोलरिटी की वैल्यू क्या होगी, वो घटती जाएगी। तो ये परिणाम यहां क्या आ रहा है, इसका मतलब कि मोलरिटी क्या होगी, वो भी घटती जाएगी। और जब मोलरिटी उसके रिस्पेक्ट में उतने ही गुना घटेगी, इस समीकरण को देखिए, नजर डालिए जरा से, ये मोलरिटी बहुत तेजी के साथ घट रही है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। परिणाम अंतिम क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, यहां ये के की वैल्यू थोड़ी सी घटेगी जरूर, उसके रिस्पेक्ट में इसको घटना चाहिए, लेकिन इसके कमी, इसमें जितना डिक्रीज होता है उसका कई गुना इसमें डिक्रीज होता है, जिसके कारण इसका फाइनल वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें डिक्रीज क्यों होता है मोलरिटी में, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है। और यहां मोलरिटी में देख लीजिए, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ेगा मोलरिटी उतना कम होगी। तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलरिटी क्या होगी, बहुत तेजी के साथ घटेगी। तो परिणाम क्या होगा, परिणाम अंतिम ये होगा
आपकी मोलर कंडक्टिविटी ये क्या होगी, ये बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। कब, जब डाइल्यूशन हम बढ़ाएंगे, अर्थात उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब कंसंट्रेशन तो घटेगा, उस हिसाब से के का मान घटता है, लेकिन जितना के का मान घटता है उससे कई गुना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता है, जिसके कारण कई गुना ज्यादा मोलैरिटी घटती है, और कई गुना ज्यादा मोलैरिटी घटने के कारण ये फाइनल रिजल्ट क्या आता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब इसी को प्लॉट के माध्यम से हम जरा देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करके। तो आइए, सपोज दिस इज x and this is y एक्सिस। इस y एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, लैम्डा m ले लिया, जो कि मोलर कंडक्टिविटी को शो करता है, और यहां हमने क्या ले लिया, अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन को ले लिया। तो देखा क्या गया कि अगर हमने केसीएल को एग्जाम्पल में लिया है तो ये इसकी जो लाइन है, जो इसमें चेंजेस आते हैं, वो बिल्कुल एक हल्का सा स्लोप लेकर के इस तरह की लाइन प्राप्त होती है। ये किसके लिए है, ये है केसीएल के लिए। केसीएल क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहां जरा नजर डालिए आप, नजर क्या डालिए, यहां देखिए जब कंसंट्रेशन यहां था तो मोलर कंडक्टिविटी कहां थी, ये टिक टिक। अब ये जब कंसंट्रेशन यहां आया तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, यहां आ गई। जब कंसंट्रेशन यहां आया तो मोलर कंडक्टिविटी कहां आ गई, यहां आ गई। जब कंसंट्रेशन यहां आ गया तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, यहां आ गई। आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में, एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में हम बढ़ते हैं तो ये कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट क्या है, वो घटता जाता है। जब घटता जाता है तो हम ये देख रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता में हल्की सी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण एक स्लोप हमको, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें प्राप्त हो रहा है। अब ये कहता है कि यदि हम और ज्यादा इसको डाइल्यूट करते जाऊं, सॉल्यूशन को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को और ज्यादा हम डाइल्यूट करते जाऊं, मतलब कि फाइनली हम क्या करें, रिजल्ट हमारे पास जब c अंडर c इक्वल टू 0 हो जाए, अंडर c का वैल्यू किसमें आ जाए, 0 में आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, जैसे इस प्लॉट को हम अगर थोड़ा से आगे की ओर बढ़ाऊं, ये तो यहां ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां ये वाई एक्सिस को आगे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट कर रहा है, थोड़ा इसको सीधा कर लिया जाए, ये यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या है, अभी सीधा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। अब तो ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है,
पॉइंट को हम कहते हैं। अब इसके आगे मोलर कंडक्टिविटी में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, या क्योंकि अब यहाँ पर जो अंडर कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट वो 0 हो चुका है। ऐसे कंडीशन पर यहाँ जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी लैम्डा नॉट m, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हिंदी में हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, या इनफाइनाइट भी हम कह सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ के द्वारा हम सीमांत मोलर चालकता या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम गेन कर सकते हैं। जैसा कि अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को देख लिया जाए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहां y पर क्या है, y को हम मान लें ये आपका मोलर कंडक्टिविटी, और m क्या है यहां पर, क्योंकि यहां ये डाउन हो रहा है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, तो ये नेगेटिव के रूप में यहां जो कांस्टेंट होगा ये नेगेटिव के रूप में मान लिया गया। और x क्या है, ये अंडर रूट c है, और ये c क्या है, ये इंटरसेक्ट लाइन से इंटरसेक्ट है, तो इंटरसेक्ट जो कर रहा है इसका वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट m। ये आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप का ये इक्वेशन गेन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या ये जो ग्राफ से मोलर जो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी गेन हो जा रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्या यह वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी संभव है? तो लेट्स सी। अब हमने क्या लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसको हिंदी में कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल है इसका CH3COOH, एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वे, उनका जो डिसोसिएशन होता है वो पार्शियल होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको हम दिखाते हैं CH3COOH, यहां इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो अब इसका मतलब क्या होगा, यहां पर जो एनायंस और केटायंस है इनकी मात्रा क्या है, इनका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है कि यहां मोलर कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, कम होगी भी। लेकिन एक चीज और बता दूं कि जैसे ही इसमें डाइल्यूशन बढ़ाएं, मतलब इसे ज्यादा से ज्यादा वाटर को ऐड ऑन करते जाएंगे, तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयनाइजेशन क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। मतलब ये धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ आयनाइज होगा, और परिणाम रिजल्ट क्या होगा उसका कि केटायंस और एनायंस की संख्या जो होती है वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। लेकिन डाइल्यूशन जब हम करते हैं तो दो चीज हमारे पास इसके फेवर में आती है। क्या आएगी, डाइल्यूट जैसे करेंगे ये नंबर तो इनके बढ़ेंगे नो डाउट,
वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जिस रेशियो से वॉल्यूम बढ़ेगा उस रेशियो से इनकी केटायंस और एनायंस की नंबर नहीं बढ़ेंगे। और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। अब मोलैरिटी बढ़ेगी तो इसको भी क्या होना चाहिए, मोलैरिटी वैल्यू, जब वॉल्यूम बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ने के बाद मोलैरिटी क्या होगी, घटती जाएगी। जब ये मोलैरिटी घटती जाएगी तो इसको क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हालांकि ये केटायंस और एनायंस बढ़ेंगे डाइल्यूशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो जिस रेशियो में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है उस रेशियो में ये आयनाइजेशन की मात्रा नहीं बढ़ती है, अर्थात केटायंस और एनायंस की मात्रा नहीं बढ़ती तो है, लेकिन उस रिस्पेक्ट में उतना ज्यादा नहीं बढ़ती है जितना ये वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, अपने पास में एक प्लॉट ये ले लिया है, I think it will be visible. So let me rub it, so it will make you more visible. अपने पास ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, मोलर कंडक्टिविटी, और एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। यहां हम देख रहे हैं कि जब वीक एसिड हमने लिया था तो उस समय उसकी ये कंडीशन थी, कंसंट्रेशन यहां का, और ये धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होते जा रहा, कम होते जा रहा, कम होते जा रहा, कम होते जा रहा, और ये बढ़ते जा रहा है। आप यहां देख रहे हैं ये किसके लिए है, CH3COOH के लिए है, वीक एसिड के लिए है। यहां आप देख रहे हैं कि जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन हमने घटाना शुरू किया था तो बहुत ही माइनर बढ़ोतरी हुई थी वॉल्यूम के बढ़ने के कारण। और यहां जो है, यहां और माइनर बढ़ोतरी क्यों हुई थी, क्योंकि जो आयंस हैं, क्योंकि आयन तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो चुकी थी, नंबर ऑफ आयन जितने थे वो हो चुके थे, बढ़ना था नहीं, तो फिर वो वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन का कम होता गया। लेकिन क्या है कि जो आयंस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जब हमने डायल्यूशन बढ़ाया वो थोड़ा से ब्रेक किया तो हल्का उनमें मूवमेंट जो है तेज हुआ, जिसके कारण से उसमें स्लाइट इंक्रीजमेंट होता है या बढ़ोतरी होती है। यहां पर देख रहे हैं आप कि यहां पर बढ़ोतरी बहुत तेजी के साथ होती है, एक रैपिड इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, जैसा कि हमने बताया है कि मोलर कंडक्टिविटी M = K × 1000 डिवाइडेड बाई M। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा, यहां पर मोलैरिटी क्या होगी, वो भी घटेगी, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तेजी के साथ में घट रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डाइल्यूशन हमने बढ़ाया तो उस रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम है बहुत तेज बढ़ा, कंसंट्रेशन घटा और मोलैरिटी घट गई। और मोलैरिटी घटने के नाते इस फॉर्मूले में जो अप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू, यहाँ K का वैल्यू कम होगा ड्यू टू डिक्रीज इन
कंसंट्रेशन, लेकिन इसकी तुलना में इसकी जो कमी है, यहां मोलरिटी की बात मैं कर रहा हूं, वॉल्यूम जिस रेशियो में बढ़ेगा उस रेशियो में यहाँ K की कमी लगभग ना के बराबर होगी, बहुत कम होगी। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ती है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। परंतु यहाँ हम कहीं पर इसको अगर आगे बढ़ाऊं तो यह y एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से यहां पर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गेन नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक अलग साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कोलराउस। कोलराउस नियम ये कहता है तो कोलराउस नियम क्या कहता है भाई? कोलराउस नियम ये कहता है भाई कि अगर मोलर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर चालकता है, वह केवल आयनों के सांद्रता पर या आयनों की गति पर निर्भर करती है, तो प्रत्येक आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, कौन सी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वह कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगी। तो कैसे? ये देखिए इक्वेशन है, ये नॉट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, ये है केटाइन, प्लस लैम्डा नॉट एनायंस, ये इसका नियम होता है। अब यहां क्या है, यहां उसने नंबर को डाल दिया है कि कितने केटायंस होंगे, कितने एनायंस होंगे, उसको यहां हम लिख सकते हैं। और इसको हल करने के बाद हम उसका इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं। तो अब इस तरह की चीजों में होता क्या है कि दो तीन इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को दे देगा, दो का दे देगा या तीन का दे देगा, चौथे का पूछ लेगा। तो ऐसे कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl, कितना दिया है भाई? HCl के लिए दिया है 4 to 6.1, 4 to 6.1,
उसके बाद दिया है NaCl के लिए, NaCl के लिए इनफाइनाइट कंडक्टिविटी दिया हुआ है कितना 126.5 ये सीमेन CmO स्क्वायर पर मोल, ये भी वही रहेगा। ये वैल्यू दी हुई है HCl की और NaCl की। और दूसरा दिया है CH3COONA, CH3COONA, इसके लिए कितना वैल्यू दिया हुआ है आपका, ये दिया 91 सीमेन Cm स्क्वायर पर मोल। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। What will be the infinite molar conductivity for CH3COOH? ये पूछ रहा है। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसकी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी आप ग्राफ से प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु कोलराउस के नियम को अप्लाई करने के बाद आप इसका इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला आप तो HCl अगर डिसोसिएट होता है, चलिए एक एक करके लेते हैं यहां से। HCl अगर डिसोसिएट होगा तो ये किसमें टूटेगा? H प्लस में प्लस Cl माइनस में। और NaCl टूटेगा तो किसमें टूटेगा? Na प्लस में और Cl माइनस में। और CH3COONA ये टूटेगा तो CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब हमें क्या चाहिए? इसकी वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू दिया है। इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 मान लूं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लूं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लूं, हमें चाहिए क्या भाई? CH3COOH ये चाहिए हमें। तो हमारे पास देखिए यहां हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट समीकरण में H प्लस है तो H प्लस हमें चाहिए, और CH3COO भी चाहिए ताकि ये दोनों जुड़ करके CH3COOH हो सके। तो हमें फर्स्ट समीकरण मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दिया गया है, ठीक। अब हमें यहां पर Na प्लस है, यहां पर Cl माइनस है, इसको हमें क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? हमें घटा देना है। तो घटाना है तो कैसे करेंगे कि अपने पास अगर थर्ड रहे, यहां समीकरण नंबर ये थर्ड तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो समीकरण नंबर थर्ड में अब प्लस क्या कर दूं? प्लस कर दिया जा फर्स्ट, और माइनस क्या होगा? सेकेंड कर दिया जाए। तो जरा देखा जा करके क्या होता है। तो यहां पर देखिए CH3COO माइनस प्लस Na प्लस प्लस फर्स्ट वन H प्लस Cl माइनस, और इसको कर दिए माइनस में तो माइनस Na प्लस और फिर ये माइनस Cl माइनस हो जाएगा। हो गया। तो अब देखिए Cl से अभी यहां पर क्या क्या कर गया? ये आपका कैंसिल हो गया, ये प्लस में रहेगा। CH3 ये प्लस में है तो H प्लस ये प्लस में रहेगा,
ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया। तो आपने क्या किया, थर्ड में फर्स्ट को जोड़ा, फिर उसमें से सेकंड को आपने घटा दिया। देखिए आपके पास समीकरण प्राप्त हो गया CH3COO प्लस H, यही हमको प्राप्त करना था। तो ऐसे कंडीशन में हम ये देखते हैं कि इसके लिए जो इनफाइनाइट वैल्यू आई है मोलर कंडक्टिविटी की वो क्या है। तो हमने क्या थर्ड को देखा, पहले थर्ड का मोलर कंडक्टिविटी कितना आया है, ये इसके लिए ये है थर्ड 91 प्लस फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का कितना है 4261.1 है। फिर माइनस हमने क्या किया है, सेकंड किया है, माइनस हमने क्या किया है, सेकंड को किया है Na प्लस HCl को। ये सेकंड वाला वैल्यू कहां है आपका NaCl को क्या है आपके सामने ये है, तो 126.5। तो अब जरा देख लिया जाए, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 1 7 और 11 और एक 5, अब माइनस 126.5, तो क्या आ जाएगा 11 में से 5 गया 6, और यहाँ 6 में से 6 गया 0, और उसके बाद में यहाँ 11 में से 2 गया 9, और उसके बाद में यहाँ पर 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, ये आपका आ जाएगा 390 cm स्क्वायर मोल पर मोल, यही आंसर आएगा आपका। ठीक, आंसर राइट, दिस विल बी द योर आंसर। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपली आप देखिए कि इसने कोलराउस ने कहा कि भाई कोई भी आयंस है, आयनों की गति के कारण ही जब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, घट रही है, तो उन आयनों की जिसमें केटायन होंगे और एनायंस होंगे, उनकी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, यहां इसको लैम्डा इसको भी पढ़ते हैं, लैम्डा इसको भी पढ़ते हैं, ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और ये उसकी केटायन के लिए, ये उसके एनायन के लिए है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये समीकरण, ये इसका फार्मूला कोलराउस ने दिया था कि हम इससे करके निकाल सकते हैं। अब यहां देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया है, यह Cl के लिए जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी दिया है ये 426.1, और इसके लिए NaCl की इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी दिया है 126.5 cm स्क्वायर पर मोल, और सोडियम एसीटेट CH3COO यानी A के लिए 91.0 cm स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। तो हमें अल्टीमेटली पूछ रहा है कि CH3COOH की इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। इसमें कुछ नहीं करना, सीधा आप ये देखिए कि पहले हमको CH3COOH लाना है। तो CH3COOH हमें कहां से मिलेगा, थर्ड से मिल जाएगा। अगर यहाँ इसके साथ में H प्लस आके कहीं जुड़ जाए तो H प्लस कहां पर है, ये दूसरा पहला समीकरण है, तो थर्ड समीकरण प्लस फर्स्ट समीकरण। अब उसमें हमको क्या देखना है, यहाँ से N नहीं हटाना है, यहाँ से भी N नहीं हटाना है, यहाँ से Cl हटाना है, यहाँ से Cl हटाना है। तो हमने क्या किया, इसमें से इसको जब हम घटाएंगे इस वाले को, यहाँ पर ये दोनों रहेंगे, और यहां से जब इसको घटाएंगे सेकंड वाले को, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये माइनस होगा तो इसको काट देगा, ये माइनस होगा तो इसको काट देगा पहले वाले को। तो बचा क्या आपके पास में CH3COO माइनस और H प्लस आयन, टोटल जोड़ने के बाद आपको क्या बचा CH3COOH। तो इनफाइनाइट वैल्यू, तो हमें क्या क्लियर हो गया, अपने पास क्लियर हो गया इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3
COOH इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने जो कैलकुलेट करके लाया है क्या है 390.67 cm स्क्वायर पर मोल। ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू गाइस। अगर मेरे चैनल से, मेरे टीचिंग मेथड से आप प्रसन्न हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो वह वीडियो आपके पास मैसेज के ऊपर पहुंच जाए, जिससे कि आप उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।